वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एडी सिंह फिजिक्स के अंदर। हमने रीड सेकंड लेवल की फिजिक्स को स्टार्ट किया है और लास्ट लेक्चर्स के अंदर बल फोर्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो एक बार फोर्स क्या होता है हमारे पास, बल क्या होता है। बल वह है जो किसी वस्तु पर मंदक व त्वरण उत्पन्न करता है। बल वह है किसी वस्तु पर त्वरण एक्सेलरेशन एंड मंदक उत्पन्न करता है, रिटार्डेशन उत्पन्न करता है। ओके, तो हमने बल के बारे में पढ़ा था, फोर्स के बारे में पढ़ा था कि फोर्स किस तरीके से हमारे पास है, वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, यूनिट क्या है। ओके, तो हमने बल की यूनिट क्या पढ़ी थी, बल की यूनिट 1 न्यूटन पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? 1 न्यूटन। ओके, तो बल वह है जो त्वरण व मंदक उत्पन्न करता है, और मंदक हमारे पास क्या आता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन को मंदक कहा जाता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन को मंदक कहा जाता है। अब यदि किसी वस्तु पर बल लगाएंगे तो वहां पर हमारे पास कार्य उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? कार्य, वर्क होगा। तो आज डेफिनेशन लिखिए वर्क के बारे में। वर्क, कार्य। आज हम कार्य के बारे में पढ़ेंगे कि वर्क और कार्य किस तरीके से हमारे पास उपलब्ध है, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज है, क्या क्या इसकी डेफिनेशन है। ओके, तो कार्य वह है यदि किसी वस्तु पर आरोपित बल, किसी वस्तु पर आरोपित बल व डिस्प्लेसमेंट, आरोपित बल व विस्थापन का अदिश गुणनफल। पहले आप डेफिनेशन देख लीजिए और मैं इसको बताऊंगा कि डेफिनेशन कहना क्या चाहता है। किसी वस्तु पर अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? स्केलर अदिश गुणनफल बल कहलाता है। क्या कहलाता है? बल कहलाता है। ओके, तो वर्क क्या होगा? किसी वस्तु पर आरोपित बल। अब देखिए यहां पर एक बात लिखी है, अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल। ओके, और यहां पर एक बात और की है, किसकी की है मैंने? बल F से रिप्रेजेंट, और विस्थापन को किससे लिखते हैं हम? D से। विस्थापन को किससे लिखते हैं? D से। और वर्क को किससे डोनेट किया जाता है? सिंबल से, W से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहां पर अदिश गुणनफल क्या है? अदिश गुणनफल क्या है? देखिए, अदिश को किस तरीके से हम लिखते हैं? अदिश राशि को हम डॉट प्रोडक्ट से लिखा जाता है। यदि कोई भी क्वांटिटीज के अंदर अदिश राशि है, अदिश राशि को डॉट प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई किया जाता है, और सदिश राशि को क्रॉस से किया जाता है। किससे किया जाता है? क्रॉस से किया जाता है। किसी भी दो क्वांटिटीज, मान लीजिए मेरे पास एग्जांपल है A डॉट B है, A डॉट B है, तो A डॉट B का मतलब AB कोस थीटा। AB के मध्य कितना एंगल है? कोस थीटा एंगल है, और ये स्केलर को व्यक्त कर रहा है। किसको व्यक्त कर रहा है? स्केलर को व्यक्त कर रहा है। और यदि A क्रॉस B हो, A क्रॉस B हो, कहने का मतलब इन दोनों के बीच में क्या है? सदिश राशि है, सदिश वेक्टर है। ओके, तो यहां पर वेक्टर क्या है? यहां पर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है। क्या मल्टीप्लिकेशन है? वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। तो हमारी डेफिनेशन क्या कह रही है? हमारी डेफिनेशन कह रही है कि वर्क वह है जो बल इनटू विस्थापन का क्या है? मल्टीप्लिकेशन है। बल इनटू विस्थापन का क्या है? मल्टीप्लिकेशन है। ओके, तो बल इनटू विस्थापन का मल्टीप्लिकेशन है, और डॉट प्रोडक्ट हटाते ही हमारे पास क्या आएगा? FD कोस थीटा। डॉट प्रोडक्ट हटाते ही हमारे पास FD कोस थीटा उपलब्ध होता है। क्योंकि हमारे पास क्यों होगा? क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर राशि है, अदिश राशि है। ओके, तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या हुई? इसकी प्रॉपर्टीज हुई कि W बराबर FD कोस थीटा, इसका फॉर्मूला हुआ। अब देखिए इसकी यूनिट क्या है? इसकी यूनिट क्या है? हम यूनिट के बारे में चर्चा करेंगे। अब वर्क की यूनिट क्या होगी? देखिए यहां पर फोर्स की यूनिट होगी न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की मीटर, न्यूटन मीटर। तो यहां पर जो यूनिट होगी न्यूटन इनटू मीटर, न्यूटन इनटू मीटर। ओके, न्यूटन इनटू मीटर।
अब ये देख न्यूटन इंटू मीटर जो है वो हमारे पास किसके अंदर है, एमकेएस पद्धति के अंदर। किसके अंदर है, एमकेएस पद्धति के अंदर। और वहां हमने अभी बल के बारे में पढ़ा था, बल के बारे में वहां न्यूटन थी, यूनिट क्या थी वहां, न्यूटन थी। और न्यूटन को एमकेएस के अंदर लिखा था, किसके अंदर लिखा था, एमकेएस के अंदर लिखा था। और यहां पर जो क्वांटिटीज है न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। और यहां पर कार्य किसके रूप में होगा, एमकेएस पद्धति के अंदर कार्य किसके रूप में होगा, यहां पर जो कार्य है वो जूल के रूप में होगा। या एमकेएस पद्धति के अंदर इसको कहा जाता है जूल। किसमें कहा जाता है, जूल। ये कौन सी पद्धति के अंदर है, एमकेएस पद्धति के अंदर। यदि सीजीएस पद्धति के अंदर कहें तो जूल क्या होगा, अर्ग में चेंज होगा। जूल क्या होगा, अर्ग में चेंज होगा। ओके। और यहां पर एक बात और नोट कीजिए, एक जूल कितने अर्ग के बराबर होगा, एक जूल कितने अर्ग के बराबर होगा, और एक अर्ग कितने जूल के बराबर होगा। एक जूल कितने अर्ग के बराबर होगा और एक अर्ग कितने जूल के बराबर होगा। तो एक जूल 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होता है और एक अर्ग 10 की पावर -7 जूल के बराबर हमारे पास होता है। तो क्या है, सबसे पहले वो क्या है, किसी वस्तु पर आरोपित बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल। बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल। यहां पर कार्य इस तरीके से फॉर्मूला लिख लीजिए आप, बल इंटू विस्थापन, इसे इस तरीके से भी कहा जाता है, बल इंटू विस्थापन। तो जनरली हम क्या यूज करते हैं, बल इंटू विस्थापन। और जहां पर हमारे पास कोई भी एंगल दिया गया, कोई भी डायरेक्शन दी गई है, तो हम वहां पर इस फॉर्मूले का यूजेस करते हैं। ओके, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ओके, अब हम इसके 3 केस डिस्कस करेंगे, वर्क के 3 केस डिस्कस करेंगे। तीनों केसेस के अंदर हम ये देखेंगे कि वर्क का फॉर्मूला कौन कौन सी डायरेक्शन पर है, कौन कौन से एंगल पर हमारे पास फॉर्मूला प्राप्त होता है। तो हम 3 केसेस से इसको और अच्छे से क्लियर करेंगे। तो हम वर्क से संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सभी न्यूमेरिकल्स हम करेंगे। पहले हम टॉपिक को अच्छे से क्लियर करेंगे। तो केस फर्स्ट, केस सेकंड एंड केस थर्ड, ओके। तो केस फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड 3 केस है हमारे पास। और हम जानते हैं क्या है, हम जानते हैं कि W बराबर क्या होगा, एफ डी कोस थीटा। W बराबर एफ डी कोस थीटा, क्योंकि ये तीनों में सेम फॉर्मूला लगेगा। हम इनकी कंडीशंस को पढ़ेंगे, एफ डी कोस थीटा। ओके, तो ये किसका फॉर्मूला है, कार्य का फॉर्मूला है, बल इनटू विस्थापन का क्या है, अदिश गुणनफल क्या है। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है, यदि बल और विस्थापन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों ही एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो, एक दूसरे से क्या हो, समानांतर हो, पैरेलल हो। अब वो भी बताऊंगा किस तरीके से। मान लीजिए बल कौन सी डायरेक्शन के अंदर लग रहा है, इस डायरेक्शन के अंदर, और डिस्प्लेसमेंट विस्थापन किस डायरेक्शन के अंदर है, इस एक ही डायरेक्शन के अंदर है। दोनों ही एक डायरेक्शन के अंदर है, दोनों ही क्या है, एक डायरेक्शन के अंदर है। तो हमारे पास क्या होगा, बल कितने तरीके से प्राप्त होगा, बल हमारे पास, बल और विस्थापन एक डायरेक्शन के अंदर हो, समांतर दिशा के अंदर हो। कौन सी दिशा के अंदर हो, समांतर दिशा के अंदर। तो समांतर दिशा के अंदर होंगे तो वर्क कैसे आएगा, एफ डी कोस थीटा, एफ डी कोस थीटा। दोनों ही क्या है, समांतर दिशा के अंदर है, दोनों ही डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक ही डायरेक्शन के अंदर है, पैरेलल है। तो यहां से देखिए कोस थीटा क्या है, 0 डिग्री है। कोस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 0 डिग्री। तो यहां पर वर्क कितना होगा, एफ डी कोस 0 डिग्री, एफ डी कोस 0 डिग्री। ओके, और यहां से कोस 0 डिग्री क्या आ जाएगा, 1। यहां से कोस 0 डिग्री कितना आ जाएगा, 1। तो बल की वैल्यू कितनी आई, एफ डी, बल की वैल्यू कितनी आई, एफ और डी। ओके, तो यहां पर क्या है, बल जो है, जो हमारे पास जो यहां पर वर्क की वैल्यू कितनी आई, एफ डी, वर्क की वैल्यू कितनी आई, कार्य का मान कितना आया, एफ डॉट एफ इंटू डी। तो यहां पर जो कार्य है वो क्या है, धनात्मक है, क्या है, पॉजिटिव है।
जो वर्क है वो क्या है हमारा, पॉजिटिव है, धनात्मक है। ओके, तो केस फर्स्ट के अंदर हमने क्या पढ़ा कि यदि बल और विस्थापन समांतर हो, बल और विस्थापन क्या हो, समांतर हो, तो हमारे पास किस तरीके से क्या होगा, बल का, कार्य का मान आएगा। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं अपन। सेकंड कंडीशन का मतलब यदि बल और विस्थापन क्या हो, लंबवत हो, एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। यदि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर। सबसे पहले इसका एग्जांपल देखिए किस तरीके से आएगा। एग्जांपल से क्लियर होगा कि ये परपेंडिकुलर किस तरीके से होंगे। मान लीजिए कोई कुली है, तो कुली ने क्या किया है, अपने सर के ऊपर क्या रखा है, बैग रखा है, अपने सर के ऊपर क्या रखा है, बैग रखा है, और ये यहां से क्या कर रहा है, मूविंग कर रहा है। क्या कर रहा है, मूविंग कर रहा है। तो यहां पर फोर्स क्या है इसके पास, इसके जो सर पर क्या है, फोर्स क्या है, बैग है। इसके सर पर जो फोर्स लग रहा है वो कौन सी डायरेक्शन के अंदर लग रहा है, वो इस तरीके से लग रहा है। फोर्स हमारा ऊपर, और डिस्प्लेसमेंट किसकी ओर जा रहा है, ये इधर की ओर जा रहा है, ये इधर की ओर मूविंग कर रहा है। कहने का मतलब डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, वो इस डायरेक्शन के अंदर है। तो बल और विस्थापन क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, क्या है, लंबवत है। तो लंबवत है तो इनके बीच का जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, W बराबर एफ डी कोस 90 डिग्री। क्या लिख सकते हैं, एफ डी कोस 90 डिग्री। और कोस 90 डिग्री से हमारे पास क्या वैल्यू प्राप्त होगी, कोस 90 डिग्री से W बराबर एफ डी। और कोस 90 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, कोस 90 की वैल्यू, और कोस 90 की वैल्यू हमारे पास होती है 0। ओके, तो कोस 90 0 प्राप्त होगी। तो यहां से इसका मान 0 आएगा, तो वर्क क्या होगा, कार्य क्या होगा, यहां से 0 होगा, कार्य क्या होगा, 0 होगा। कहने का मतलब यदि बल और विस्थापन परपेंडिकुलर है तो वहां पर कार्य का मान कितना आएगा, 0 आएगा। ओके, अब थर्ड कंडीशन पर चलते हैं। यदि बल और विस्थापन दोनों विपरीत दिशा के अंदर हों, बल और विस्थापन यानी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या हो, विपरीत दिशा के अंदर हो। कौन सी दिशा के अंदर हो, विपरीत डायरेक्शन के अंदर हो। यदि विपरीत दिशा के अंदर होंगे तो देखिए, मान लीजिए फोर्स इस तरफ अप्लाई हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, इस तरफ है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। ओके, दोनों विपरीत दिशा के अंदर हैं। मान लीजिए मेरे पास फोर्स इस डायरेक्शन के अंदर लग रहा है, दूसरी डायरेक्शन के अंदर क्या लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट लग रहा है। तो एक दूसरे की क्या है, विपरीत डायरेक्शन के अंदर है। तो यहां पर थीटा 180 होगा, तो W की वैल्यू कितनी आएगी, एफ डी कोस 180 डिग्री। कितनी आएगी, एफ डी कोस 180 डिग्री, कोस 180 डिग्री। और यहां से 180 डिग्री का क्या होगा, -1। तो W बराबर कितना आएगा, -FD। तो यहां से -1 का मान और W बराबर -FD। तो यहां पर क्या होगा, कार्य होगा वो ऋणात्मक होगा। क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव होगा। 3 केस डिस्कस किए हमने। फर्स्ट केस के अंदर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आई है, सेकंड के अंदर 0 आई है और थर्ड के अंदर नेगेटिव आई है। तो फर्स्ट केस क्या था, यदि बल और विस्थापन पैरेलल हो, बल और विस्थापन क्या हो, पैरेलल हो, तो हमारे पास जो वर्क की वैल्यू आती है वो धनात्मक आती है। अब सेकंड बात के अंदर यदि लंबवत हो, परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर हो तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, हमारे पास वैल्यू आती है W की 0, यानी कार्य 0 होता है। और यदि एक दूसरे के विपरीत दिशा के अंदर हो तो हमारे पास वैल्यू कितनी आती है, नेगेटिव वैल्यू आती है। तो ये हमारे पास कार्य के 3 केसेस हैं। हम इसे आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे, इससे संबंधित हमारे एग्जाम्पल्स आएंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होंगे। और एग्जाम्पल के अंदर इस तरीके का एग्जाम्पल दिया गया होगा कि यदि कोई व्यक्ति सर पर बोझा लेकर, यदि कोई व्यक्ति सर पर बोझा लेकर सीधी डायरेक्शन के अंदर जा रहा है तो उसमें होने वाले कार्य का मान ज्ञात कीजिए। तो आपके ऑप्शन में होगा, सारे ऑप्शन के अंदर कोई ना कोई क्वांटिटीज दी गई होगी, परंतु एक ऑप्शन के अंदर होगा कि वहां पर क्या होगा, 0। तो यहां पर डायरेक्ट क्या है, यदि आपने इस मेथड को समझा है, केस को आपने डिस्कस किए हैं, तो आप वहां पर क्वेश्चन को क्लिक अच्छे से कर पाएंगे। ओके, तो यहां तक हमारा क्या हुआ, कार्य संबंधित बात हुई। अब एक छोटी सी डेफिनेशन है सापेक्ष गति के बारे में। ओके, सापेक्ष गति के बारे में एक बार मैं इन तीनों केसेस को देखिए, W बराबर क्या था, FD cos थीटा। ओके, तो यहां से मैं क्या करता हूं, W0 कब होगा, जब क्या होगा, W0 की वैल्यू कब होगी, जब थीटा बराबर 90 डिग्री। और W क्या होगा, 1, यानी पॉजिटिव कब होगा, जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी। और नेगेटिव कब होगा, वर्क डन नेगेटिव कब होगा, जब क्या होगा, थीटा 180 डिग्री। तो ये हमारे पास क्या है, बेसिक बात आई इन केसेस के बारे में, बेसिक बात आई। अब देखिए आप नया, सापेक्ष गति क्या है, सापेक्ष गति मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में सापेक्ष के बारे में बताया था, सापेक्ष मोशन क्या है। अब देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक V1 है, जो एक बाइक है जो V1 वेग से क्या कर रही है, मूवमेंट कर रही है, गति कर रही है। ओके, अब A है जो V1 वेग से गति कर रहा है और वापस क्या कर रहा है, V2 वेग से क्या हो रहा है, वापस क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन के अंदर आ रहा है। किस डायरेक्शन की ओर, जिस डायरेक्शन में गया उससे विपरीत डायरेक्शन के अंदर आ रहा है। और यदि यहां पर सापेक्ष गति होती है तो इन दोनों के मान में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। दोनों की क्वांटिटीज में क्या होती है, ऐड हो जाती है, दोनों की क्वांटिटीज जुड़ जाती है। तो ये सापेक्ष गति कहलाती है। ऐसी गति जो विपरीत दिशा के अंदर हो और दोनों की क्वांटिटीज में क्या होता है, एडिंग ऑप्शन आता है। क्या कहलाता है हमारे पास, क्या कहलाता है, सापेक्ष गति कहलाता है। क्या कहलाता है, सापेक्ष गति कहलाता है। ओके, अब देखिए हमारे पास ऐसे एग्जांपल्स हैं जो वर्किंग को रिप्रेजेंट कर। अब यहां पर आपने एक बात और नोट करनी है। अब यहां पर एक नोट है कि कार्य कब 0 होता है, हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है यदि थीटा बराबर 90 डिग्री। अब हम 2 केस ऐसे और पढ़ेंगे जहां पर कार्य का मान क्या होगा, 0 होगा। अब देखिए मेरी हेडिंग है कार्य वर्क 0, वर्क बराबर 0। यहां पर क्या है, शर्तें। तो वर्क 0 होने की शर्त क्या है, तो हमारे पास फॉर्मूला है FD cos थीटा। बड़े ही आराम से देखने आपने 3 केस, और तीनों ही इंपॉर्टेंट केस हैं और एग्जाम के अंदर इससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो FD cos थीटा। अब देखिए कार्य 0 कब होगा, देखिए यदि F बराबर 0 पुट करूं तो कार्य 0 होगा, यदि D बराबर 0 पुट करूं तो भी कार्य की वैल्यू 0 आएगी। और यदि cos थीटा क्या करूं, 90 डिग्री पुट करूं, थीटा क्या करूं, 90 डिग्री पुट करूं, तो क्या आएगा मेरे पास, W का मान, कार्य का मान क्या होगा, 0 होगा। कार्य का मान क्या होगा, 0 होगा। अब देखिए फोर्स 0 कब होगा, देखिए कोई भी सर्कुलर पाथ पर, यानी वृत्तीय पथ पर कोई पार्टिकल मूविंग कर रहा है, मूविंग कर रहा है। और वृत्तीय पथ पर, सर्कुलर पाथ पर मैंने एक बात बताई थी कि इसका मोस्ट एग्जांपल क्या है, ऐसा पथ जो किसी को केंद्र मानकर उसके चारों ओर क्या किया गया, चारों ओर चक्कर लगाना, वृत्तीय पथ कहलाता है, वृत्तीय गति कहलाती है। तो वृत्तीय पथ का एग्जांपल क्या था, वहां पर हमने अभी पढ़ा था लेक्चर्स के अंदर, लास्ट लेक्चर के अंदर फेरे।
तो अग्नि को साक्षी मानकर उसके क्या करने थे, चार ओर चक्कर लगाना। तो यहां पर वृत्तीय पथ के अंदर यहां पर जो सेंट्रल है, यहां पर जो फोर्स लग रहा है, फोर्स तो शून्य लग रहा है, फोर्स का लग रहा है शून्य। तो यहां पर सेंट्रीपिटल बल, अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल बल, अपकेंद्रीय बल का मान क्या है, 0 है। और अपकेंद्रीय बल का मान क्या है, अपकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स, हम ये आगे भी पढ़ेंगे और आगे बड़े डिटेल में पढ़ेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स किस तरीके से हमारे पास रिप्रेजेंट है। यदि फोर्स का मान क्या हो, 0 पुट हो, तो हमारे पास क्या होगा, W का मान 0 होता है। तो ये था पहला एग्जाम्पल, यदि क्या हो, कोई पार्टिकल्स वृत्तीय पथ के अंदर क्या कर रहा हो, मूविंग कर रहा हो, गति कर रहा हो। ओके, सेकंड एग्जांपल देखिए आप, सेकंड D बराबर 0। अब डिस्प्लेसमेंट 0 कब था, कुली का एग्जांपल, कुली अपने सर पर बोझा उठाना, बोझा उठाना या कुली द्वारा उठाया गया बोझा, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। और डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो वहां पर फोर्स का मान 1 होगा, क्योंकि फोर्स अप्लाई हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक डायरेक्शन के अंदर है, 0 होगा। अब क्या, दीवार को खिसकाने का एक एग्जांपल और है, खिसकाने का असफल प्रयास, असफल प्रयास। ओके, अब मान लीजिए कोई दीवार है, कोई क्या है, दीवार है, तो दीवार को धक्का लगाइए आप, दीवार को क्या किए, खिसकाइए आप, नहीं खिसकेगी, क्या नहीं खिसकेगी, दीवार डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, वहां पर डिस्प्लेसमेंट का मान 0 होगा। देखिए, दीवार को हम नहीं हिला सकते, हम अपने हाथों से, हम अपने फोर्स से दीवार को नहीं हिला सकते, या दीवार से हिलाने के लिए, दीवार को खिसकाने के लिए बहुत ज्यादा वजन की क्या होगी, आवश्यकता होगी। तो हम दीवार को खिसकाने का असफल प्रयास, असफल प्रयास, तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, डिस्प्लेसमेंट का। जहां डिस्प्लेसमेंट 0 होगी, हमारा वर्क डन भी क्या होगा, 0 होगा। तो बड़ा ही सिंपल है, दीवार को खिसकाने का क्या हुआ, असफल प्रयास, दीवार को खिसकाने का असफल प्रयास। और एक बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल, यदि सुबह का गया, सुबह का गया, सुबह का भूला, सॉरी, सुबह का भूला, हम कहावत देते हैं, यदि सुबह का भूला शाम को घर लौट आए, सुबह का भूला यदि शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। मेरे बात का कहने का मतलब क्या है, यदि कोई व्यक्ति सुबह का भूला, सुबह घर से ऑफिस जाता है, घर से ऑफिस जाता है और शाम को घर लौट आए, शाम को घर लौट आए, ऑफिस से घर लौट आए, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, 0। यदि मैं डायरेक्शन कहूं, दूरी कहूं, तो इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है, 6 किलोमीटर ऑफिस तक, घर से ऑफिस, तो यहां पर कुल डिस्टेंस कितनी हुई, दूरी कितनी हुई, 12 किलोमीटर। ये हम सारी बातें पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, पिछले लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यदि सुबह का भूला शाम को घर लौट आए, शाम को घर लौट आए, तो उसे भूला नहीं कहते, तो उसे भूला नहीं कहते। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट का मान कितना आएगा, यहां पर डिस्प्लेसमेंट का मान 0 आएगा। तो ये 0 आते ही हमारा कार्य का मान क्या होगा, 0 होगा। ओके, और यहां पर एक देखिए कोस 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री। अब देखिए कोस 90 डिग्री का मान है, कहां पर होगा कोस 90 डिग्री का मान, कुली वाला एग्जांपल भी कोस 90 का है और डिस्प्लेसमेंट वाला भी एग्जांपल कोस 90 का है। यदि वो स्थिर अवस्था में अंदर खड़ा है, यदि कुली स्थिर अवस्था के अंदर खड़ा है तो यहां डिस्प्लेसमेंट 0, और यदि कुली समान चक्कर, कुली समान रखकर, सर को ऊपर समान रखकर मूविंग कर रहा है, गति कर रहा है, तो उनके बीच का एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री, और यहां पर W का मान कितना होगा, 0 होगा। तो कार्य कब 0 होगा, कार्य कब 0 होगा, जब वृत्तीय पथ पर कण गति कर रहा हो, जब दीवार को खिसकाने का प्रयास किया हो, या डिस्प्लेसमेंट 0 हो, उसके बीच की जो दूरी है, डिस्प्लेसमेंट है, वो 0 हो, या कोण 90 डिग्री हो, तो वहां पर कार्य का मान हमेशा ही 0 रहता है। आपने इन तीनों बातों को याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कोई कण वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, कोई कण वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है और गति करने की रफ्तार उसकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और साथ में 90 न्यूटन का बल लग रहा है, तो बताइए कार्य का मान क्या होगा,
तो बताइए कार्य का मान क्या होगा। आपको इस क्वेश्चन के अंदर दो वैल्यू दे रखी हैं, कौन कौन सी वैल्यू, वेलोसिटी वेग डिस्प्लेसमेंट दे रखा है और फोर्स का वैल्यू दे रखी है। तो दोनों वैल्यूज आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। उसने फर्स्ट लाइन के अंदर कह दिया कि कौन सी गति है, वर्तीय पथ पर गति, और वर्तीय पथ पर यदि गति हो तो वहां पर फोर्स कितना होगा, हमेशा शून्य होगा। तो वहां पर आप डायरेक्ट ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं, W का मान कितना आएगा, शून्य आएगा, 0 आएगा। ओके, तो ये था हमारा वर्क से संबंधित जो हमारे पास डेफिनेशंस थी, हमने इन दोनों को अच्छे से कंप्लीट किया है। ओके, अब देखिए वर्क के बाद हमारे पास क्या होगा, यदि कोई कार्य किया जाएगा, यदि कोई कार्य किया जाएगा तो उसमें कोई ना कोई शक्ति लगेगी। तो हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। हम पहले टॉपिक्स को क्लियर कर रहे हैं और जितने भी हमारे पास फॉर्मूले आएंगे हम उनको एक सेशन के अंदर सारे रिवाइजन करेंगे और बाद में सभी के न्यूमेरिकल्स करेंगे ताकि हमारे कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से क्लियर हो पाए। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, शक्ति। क्या है, शक्ति। ओके, तो शक्ति इंग्लिश में पावर, और जिसके पास ताकत और पावर है वो आज के समय में क्या है, सबसे मजबूत है। ओके, तो शक्तियां होनी चाहिए हमारे पास। ओके, तो शक्ति पावर की बात करूंगा मैं। अब देखिए, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, कार्य करने की दर, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, शक्ति कहा जाता है। The rate of work can be represent to power. ओके, अब हम शक्ति के बारे में पढ़ेंगे, इनकी यूनिट्स क्या है। देखिए शक्ति, अब सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखते हैं। शक्ति को P से डोनेट किया जाता है, P से डोनेट किया जाता है। और हमने डेफिनेशन के अंदर कहा है कि कार्य करने की दर, और दर को क्या कहते हैं, समय, कि कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है, शक्ति कहा जाता है। कहने का मतलब इसका फॉर्मूला क्या आएगा, W/T, और W क्या है, वर्क, W क्या है, वर्क। ओके, तो यहां पर हमारे पास जो यूनिट बनेगी, यूनिट किस तरीके से बनेगी, यूनिट, अब P बराबर W क्या था, W की यूनिट क्या थी, W की यूनिट जूल के अंदर, W की यूनिट किसके अंदर थी, जूल के अंदर, और यहां पर अपॉन के अंदर टाइम की सेकंड, और P की यूनिट होती है वाट, और इसे एमकेएस पद्धति के अंदर क्या कहा जाता है, वाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वोट कहा जाता है। तो एक सेकंड में क्या करेगा, एक सेकंड में एक जूल वर्किंग क्या कहलाएगा, वोट कहलाएगा। एक सेकंड में एक जूल वर्किंग वोट कहलाएगा। अब इसका विमीय सूत्र क्या होगा, विमीय सूत्र, अब विमीय सूत्र लिखिए इसका, बड़ा ही इजी है। कैसे, P बराबर W/T, और W क्या होता है, कार्य क्या होता है, कार्य बटे समय, और कार्य क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। क्या होगा, बल इंटू विस्थापन अपॉन समय। और बल का विमीय सूत्र हमें याद है, क्या याद है आपको, बल का विमीय सूत्र याद होना चाहिए कि M1L1T-2, M1L1T-2, और विस्थापन क्या होगा, M0L1T0, और समय की यूनिट क्या होगी, M0L0T1। और यहां से हम सेपरेशन करने के बाद M1L2T-3 किसकी यूनिट आई हमारे पास, किसका विमीय सूत्र आया, वोट, शक्ति का विमीय सूत्र हमें इस तरीके से प्राप्त होता है। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, शक्ति का विमीय सूत्र है। क्या है हमारे पास, शक्ति का विमीय सूत्र। ओके, अब देखिए शक्ति के बारे में हमने पढ़ा, फॉर्मूला क्या है, वोट क्या है, जूल को किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है, और छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं हमारे पास। कौन कौन सी डेफिनेशन है, छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जिसके जरिए हम क्या करेंगे, सभी फॉर्मूले को क्लियर करेंगे। अब हमारे पास क्या है, शक्ति से रिलेटेड डेफिनेशन, यूनिट और उसका विमीय सूत्र है। अब हमारे पास नया जो टॉपिक आएगा, देखिए कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है, कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। यदि कार्य करने की क्षमता हो,
यदि कार्य करने की क्षमता हो, एफिशिएंसी हो, तो उसे ऊर्जा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊर्जा कहा जाता है। तो हम ऊर्जा को भी पढ़ेंगे। पहले हम छोटे छोटे टॉपिक्स, बेसिक बातों को क्लियर कर रहे हैं कि हमारे पास कौन कौन सी डेफिनेशंस आएंगी, कौन कौन से फॉर्मूले आएंगे, फिर हम डिटेल में इन फॉर्मूलों से क्वेश्चंस को हल करना शुरू करेंगे। तो हेडिंग लिखिए आप, एनर्जी, ऊर्जा। एनर्जी, ऊर्जा। ओके, तो आप कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, तो ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता। एनर्जी क्या है? कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। तो एनर्जी कहलाती है कार्य करने की क्षमता। देखिए, मेरे पास जितनी एफिशिएंसी है, जितनी ऊर्जा है, उतनी मैं वर्किंग कर पाऊंगा। मेरे पास यदि दिन के अंदर 15 लेक्चर रिकॉर्ड करने की क्षमता है तो मैं उतने 15 लेक्चर का कार्य कर पाऊंगा। यदि मेरी क्षमता 4 लेक्चर रिकॉर्ड करने की है तो मैं कितने लेक्चर रिकॉर्ड कर सकता हूं? 4 कर सकता हूं। कहने का मतलब कार्य जो है वो समतुल्य है। कार्य जो समतुल्य है किसके? ऊर्जा के। जितनी ऊर्जा होगी, जितनी ही ऊर्जा हमारे पास आवश्यकता है, उतना ही हम वर्किंग कर सकते हैं। उतनी हम क्या कर सकते हैं? वर्किंग कर सकते हैं। ओके, तो इसकी यूनिट भी सेम होती है। यूनिट भी क्या होगी? सेम। क्या होगी? जूल। यूनिट भी क्या होगी? सेम होगी, जूल होगी। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? हमने किस उद्देश्य से क्या किया है, किस एफिशिएंसी से हमने कार्य जो ऊर्जा लगाई है, किस एफिशिएंसी से हमने क्या लगाई है? ऊर्जा लगाई है। तो यहां पर एक कैलोरी मात्रक भी कहा जाता है इसे। ऊर्जा का मात्रक क्या होगा? कैलोरी। ऊर्जा का जो मात्रक है वो हमारे पास कैलोरी होता है। और एक कैलोरी होती है हमारे पास, एक कैलोरी को, एक कैलोरी 4.2 जूल के बराबर होती है। एक कैलोरी 4.2 जूल के बराबर हो रही है। और आप एक क्वेश्चन नोट कीजिए जो रीट एग्जाम के अंदर पूछा गया था। रीट एग्जाम के अंदर पूछा गया था कि 1 जूल के अंदर कितनी कैलोरीज होती हैं? 1 जूल के अंदर, 1 जूल के अंदर कितनी कैलोरी होती है? कितनी कैलोरी होती है? तो यहां पर देखिए, 1 कैलोरी कितनी है? 4.2 जूल है। यदि जूल लिखूं तो 1.42 कैलोरीज बराबर कितना आएगा? जूल के। तो यहां पर जो आंसर आता है हमारा आंसर आता है, 99% विद्यार्थी इस क्वेश्चंस को गलत करके आते हैं, क्योंकि हमारे ऑप्शंस के अंदर ये क्या दिया होता है? 4.2 कैलोरी, बी 4.21 कैलोरी, सी 1/4.2 कैलोरीज, या डी आता है 1/4.2 कैलोरीज जूल। ओके, तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन आते हैं और विद्यार्थी बिना क्वेश्चंस को ढंग से पढ़े हुए फर्स्ट वाला ऑप्शन क्लियर कर जाता है। और हमारा जो राइट आंसर है वो ये वाला है, 1/4.2 कैलोरी, 1/4.2 कैलोरीज। ओके, तो ये रीट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 जूल के अंदर कितनी कैलोरीज होती हैं? तो 1/4.2 कैलोरीज होती हैं। और इस क्वेश्चन को ये भी पूछ सकता है कि 1 कैलोरी के अंदर कितने जूल्स होते हैं? तो 4.2 जूल हमारे पास होते हैं। 4.2 जूल हमारे पास होते हैं। ओके, तो ये रीट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, अब मैं बात कर रहा हूं छोटे छोटे मात्रक के बारे में। अब वाट के बारे में बात करते हैं। 1 वोट के अंदर कितने हमारे पास जूल होते हैं? 1 वोट के अंदर 3600 जूल होते हैं। 1 वोट के अंदर हमारे पास 3600 जूल होते हैं। और 1 केवीएच के अंदर, किलोवोट के अंदर, किलोवोट के अंदर क्या होगा? 3600 इंटू 1/3 किलो लगा है, तो यहां पर हम ये ऐसे लिख सकते हैं कि 3600 इंटू किलो जूल, 3600 इंटू किलो जूल। तो 1 केवीएच के अंदर, 1 किलोवाट के अंदर 3600 जूल हमारे पास होते हैं।
और आपको एक बात बताऊं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि घरों में प्रयोग होने वाली बिजली के बिल में, घरों में प्रयोग होने वाली बिजली के बिल में जो रीडिंग होती है वो केवीएच में दी जाती है। किस में दी जाती है? केवीएच में दी जाती है। तो आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि घरों में बिजली के मीटर में यूनिट केवीएच के अंदर दिखाता है, वो कौन सी एनर्जी है? वो कौन सी एनर्जी है? वो विद्युत ऊर्जा है। क्या है? विद्युत ऊर्जा है। ओके, तो आपके घरों में इस तरीके का एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपके घरों में प्रयोग होने वाली बिजली के बिल में जो यूनिट दिखाता है वो किसको शो करता है? विद्युत धारा को, विद्युत शक्ति को, विद्युत ऊर्जा को या विद्युत विभव को? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए यहां पर विद्युत ऊर्जा को, क्योंकि ये किसकी एनर्जी बता रहा है? ये किसकी ऊर्जा बता रहा है? यह इलेक्ट्रिक एनर्जी बता रहा है। किसकी एनर्जी बता रहा है? इलेक्ट्रिक एनर्जी बता रहा है। ओके, तो आज हमने ऊर्जा के मान को पढ़ा, वर्क के बारे में पढ़ा, शक्ति के बारे में पढ़ा कि हमारे पास शक्ति, वोट और वर्क किस तरीके से हैं। यदि वर्क जीरो हो तो हमारे पास 3 कंडीशन से जीरो हो सकता है। कौन कौन सी कंडीशन है? फर्स्ट कंडीशन, यदि हमारा फोर्स जीरो हो, और फोर्स कब जीरो होता है? यदि वर्तीय गति के अंदर हो। और विस्थापन जीरो हो। विस्थापन जीरो का मतलब हमने अस्थायी प्रयास किया दीवार को खिसकाने के लिए, और यदि कोस 90 डिग्री हो तभी हमारा वर्क क्या होगा? जीरो से प्रदर्शित किया जाएगा। और 3 तरीके के हमने केस पढ़े थे। कौन कौन से केस थे? फर्स्ट केस, यदि समांतर हो तो पॉजिटिव, यदि परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के बल और विस्थापन तो हमारा आता है जीरो, और यदि क्या हो? एक दूसरे के विपरीत दिशा के अंदर हो तो हमारा क्या आता है? वर्क नेगेटिव आता है। ओके, फिर हमने बात की किसके बारे में? फिर हमने कार्य के बारे में बात की। फिर हमने शक्ति के बारे में बात की कि शक्ति क्या है? कार्य करने की दर जो है वो शक्ति कहलाती है, और कार्य करने की क्षमता, एफिशिएंसी ऑफ वर्किंग क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। तो बड़े ही शानदार तरीके से इसको देखना है, और बड़े ही सिंपल रिजल्ट हैं। इनकी यूनिट्स क्या हैं, इनके फॉर्मूले क्या हैं, आपको टिप्स पर याद होने चाहिए। हमारे पास डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशन से संबंधित हमारे रीट एग्जाम के अंदर इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस आने वाले हैं कि हाँ, जूल की इकाई क्या है, जूल को किस तरीके से मेजरमेंट किया जाता है। क्योंकि हमारा जो टारगेट है रीट एग्जाम के अंदर, हम 5 में से 5 मार्क्स को हिट करने वाले हैं। तो कोई भी क्वेश्चन हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट से आए, चाहे हाई लेवल से आए, हम सभी क्वेश्चंस को अच्छे से क्लियर करेंगे। ओके, तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, और कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं कि हमारी इस वीडियो के बारे में राय जरूर दें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, और सभी भी रीट के विद्यार्थी इस सिलेबस का, इस पैटर्न का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।